हेलो एंड गुड मॉर्निंग सभी एस्पिरेंट को। आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आइए डे 3 का करंट अफेयर्स जो है स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको 10 टॉपिक दिख रहे हैं स्क्रीन पे। पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है, क्या है पहला टॉपिक? कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया। दूसरा टॉपिक हम देखेंगे विंग्स इंडिया अवार्ड्स के बारे में। तीसरा टॉपिक देखेंगे फीफा पुरस्कार के बारे में। चौथा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में। पांचवा टॉपिक हम लेने वाले हैं सैन्य अभ्यास। छठा टॉपिक अनुवादनी ऐप के बारे में देखेंगे। सातवां भारत की सौर ऊर्जा क्षमता, हमारे भारत की जो सोलर एनर्जी कैपेसिटी है उसको देखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में देखेंगे। हरा एनाकोंडा के बारे में देखेंगे और अंटार्कटिका में तीसरा भारतीय डाकघर खोला गया, इसके विषय में भी हम आज के इस सेशन में देखेंगे। 10 टॉपिक वापस से हम कवर करने वाले हैं अभी। तो आइए एक एक टॉपिक पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया। अगर आप देखो तो इसको जारी कौन करते हैं इस रिपोर्ट को? तो इस रिपोर्ट को जारी करते हैं नीति आयोग, जो हमारा थिंक टैंक है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। उसके द्वारा जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया को, मतलब इस रिपोर्ट को लॉन्च किया जाता है नीति आयोग। 2022 से 23 में देखें तो 11.28% इसको प्रतिशत मिला है। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीब राज्य कौन है? तो पहले नंबर पे बिहार है, ठीक है, फिर देन झारखंड है और तीसरे पे उत्तर प्रदेश। कौन है? तो सबसे पहले बिहार, देन झारखंड, फिर तीसरा उत्तर प्रदेश जो है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सर्वाधिक गरीब राज्य है। और सबसे कम गरीबी कहाँ है? तो केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। ठीक है, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे कम गरीबी है। और सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ है? तो बिहार में और उसके बाद झारखंड में। तो इन पॉइंट को आपको याद रखना है। दूसरा टॉपिक है कि विंग्स इंडिया अवार्ड 2024, इसके विषय में हम देखें तो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का जो पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया? वो प्रदान किया गया है बेंगलुरु का कैंपगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो कैंपगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो बेंगलुरु में है और इसको इस बार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड दिया गया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली को भी यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोनों को संयुक्त रूप से वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो है वो घोषित किया गया, उससे सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, बेंगलुरु का कैंपगौड़ा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया। अगली टॉपिक है कि फीफा पुरस्कार 2023, इसके बारे में देखिए तो कब वितरण किया गया? 15 जनवरी 2024 को इस पुरस्कार का वितरण किया गया। फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? तो अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी जो है उनको फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो है ये घोषित किया। किसे? तो अर्जेंटीना के जो मेसी हैं, लियोनेल मेसी, उनको फुटबॉलर ऑफ द ईयर घोषित किया गया। मेसी ने 2023 के अलावा 2022 में भी और 2019 में भी यह अवार्ड जीता था। आपके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? क्योंकि इस वर्ष भी अर्जेंटीना के जो लियोनेल मेसी हैं उनको सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर घोषित किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है ना कि इससे पहले किस किस वर्ष उन्हें ये जो सम्मान है उससे सम्मानित किया गया था? 2019 और 2022 में। सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे मिला? लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के। और सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर कौन बनी? तो आइताना बोनमती जो है, जो कि स्पेन की है, उनको इससे सम्मानित किया गया। अब देखिए आज चौथा टॉपिक क्या है? चौथा टॉपिक है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। इसको ना आप सर्कल करके वीवीआई टॉपिक में शामिल कर लीजिए। अरविंद पडगडिया जो है इनके अध्यक्ष बनाए गए हैं। सचिव कौन है? ऋत्विक रंजनम पांडे। कौन है सचिव? ऋत्विक रंजनम पांडे जो है वो 16वें वित्त आयोग के सचिव है। अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगडिया। कार्यकाल कब होगा? 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 वर्षों तक इसका कार्यकाल होगा। सिफारिशें क्या करता है वित्त आयोग? आप लोग ना मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगी आपको यहाँ पे, लेकिन
आप लोग मुझे ये बताइए कि वित्त आयोग जो है उसका जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। जो वित्त आयोग है वो क्या सिफारिश करते हैं, केंद्र व राज्य के बीच में करों का बंटवारा कैसे होगा, और साथ ही आपदा प्रबंधन पर अपनी सिफारिशें भी करता है। कौन? तो वित्त आयोग। तो ये भी देखिए, जनरली लोग समझते हैं कि वित्त आयोग का काम है कि वो केंद्र और राज्य के बीच में अप्रोक्स वही काम देखता है जो वित्तीय वाला हो, ठीक है, लेकिन आपदा प्रबंधन के टाइम पे भी वो अपनी सिफारिशें प्रदान करता है, फाइनेंस से ही रिलेटेड सिफारिशें प्रदान करता है, लेकिन आपको इस चीज़ को दिमाग में रखना है। राज्य में पंचायतों और नगर पालिका के संसाधनों के अनुपूरण के लिए राज्य की समेकित निधि बढ़ाने के संबंध में भी ये अपनी सिफारिशों को देता है। अगर आप देखो अन्य तथ्य, तो वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। क्यों बोले संवैधानिक संस्था है? क्योंकि इसका जिक्र जो है आर्टिकल 280 में किया गया, मतलब अनुच्छेद में, संविधान में ये शामिल है। 15वें वित्त आयोग का गठन जो है 27 नवंबर 2017 को किया गया था। कब किया गया था? 27 नवंबर 2017 को। और आयोग ने 2020-21 से 2025-26 तक 6 वर्ष की अवधि के लिए अपनी सिफारिशें दे दी है। ठीक है, जो 15वां वित्त आयोग था ना, उसने 2025 से 26 तक के लिए 6 वर्षों तक के लिए अपना सिफारिश जो है वो दे दिया। इसके बाद जो काम होगा, जो सिफारिशें होंगी, वो कौन करेगा? तो 16वें वित्त आयोग करेगा। अध्यक्ष कौन थे 15वें वित्त आयोग के? तो एन.के. सिंह थे। कौन थे? एन.के. सिंह थे। अब देखिए, ये कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यास है, जिसमें पहला है डेजर्ट साइक्लोन। ये डेजर्ट साइक्लोन जो है किसके किसके बीच होता है? भारत और यूएई के बीच होता है। डेजर्ट साइक्लोन जो है वो किसके किसके मध्य होता है? तो भारत और यूएई के बीच में संपन्न होता है। आयोजन कहाँ हुआ इस पर? इसका बीकानेर की महाजन फील्ड रेंज में। कहाँ पे? बीकानेर का जो महाजन फील्ड रेंज है वहाँ पे इसका आयोजन किया गया। दूसरा है सहयोग काइजिन। ये भारत और जापान के बीच होता है। आयोजन कहाँ? तमिलनाडु के चेन्नई तट पे। आप देखो, आयोजन वगैरह थोड़ा देर के लिए भूलते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना याद रखना है किन किन देशों के मध्य होता है। सहयोग काइजिन भारत और जापान, डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई, अभ्यास खंजर तो भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। अभ्यास खंजर किसके बीच होता है? भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। अभ्यास अयुथया, ये भारतीय नौसेना प्लस रॉयल थाई नेवी के बीच में अभ्यास अयुथया का आयोजन होता है। टाइगर ट्राइम्फ जो है वो भारत और अमेरिका के बीच होता है। टाइगर ट्राइम्फ जो है वो किसके मध्य? भारत और अमेरिका के बीच। समुद्र लक्ष्मण, ये भारतीय नौसेना प्लस मलेशियाई नौसेना के मध्य क्या होता है? आयोजित होता है। देन आप देखो भारत शक्ति, ये भारत शक्ति जो है वो भारत के तीनों सशस्त्र बलों में, मतलब थल सेना, नौसेना और वायुसेना के मध्य आयोजित होता है। तो भारत शक्ति किन के मध्य आयोजित होता है? तो थल सेना, वायुसेना और नौसेना के मध्य इसका आयोजन होता है भारत शक्ति अभ्यास का। लामतीय युद्धाभ्यास, ये किसके किसके बीच? तो भारत और सेशेल्स के बीच में जो अभ्यास होता है वो लामतीय अभ्यास है। देन अब अगला जो अभ्यास है वो है सागर कवच। सागर कवच जो है वो भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित समुद्री सुरक्षा अभ्यास है, मतलब हमारे भारतीय नौसेना के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। दस्तलिक, ये दस्तलिक जो है वो भारत और उज्बेकिस्तान, हमने अभी देखा था अभ्यास खंजर जो कि भारत और किर्गिस्तान था। दस्तलक जो अभ्यास है वो भारत और उज्बेकिस्तान के साथ होता है। गगन शक्ति देखिएगा तो भारतीय वायुसेना का सैन्य अभ्यास है, जो कि पोखरण सहित देश के प्रमुख वायु स्टेशनों पर आयोजन इसका होता है। अगला टॉपिक है अनुवादनी ऐप। अनुवादनी ऐप के बारे में आप देखो तो ये केंद्र सरकार के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित लॉन्च ऐप है। इसका उद्देश्य है कि शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो अनुवादनी ऐप है ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो शिक्षा में जो बहुभाषीय अनुवाद है, ट्रांसलेट है, उसको बढ़ाना। इसके तहत विद्यालय और उच्च शिक्षा के अंतर्गत सभी पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा ये ऐप होगा अगर अच्छे से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो।
कि बहुत लोग लैंग्वेज की प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है, सीखने की होड़ में शामिल नहीं हो पाते, बहुत बाधा आता है। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कि जो संविधान की अनुसूची 8 में जो सम्मिलित भाषाएं हैं, उस भाषाओं में ट्रांसलेटर अनुवादनी ऐप के माध्यम से बहुभाषावाद में उपलब्ध कराना। इसका परिणाम ये होगा ना कि जो लोग सीखने की होड़ से पीछे हट जाते थे, पीछे हो जाते थे सिर्फ लैंग्वेज की वजह से, वो लैंग्वेज वाला बाधा क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता को देखिए तो भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोग करने वाला देश है और सौर ऊर्जा क्षमता में भारत 5वें स्थान पे, मतलब हम उपभोग कितना करते हैं सौर ऊर्जा का पूरे विश्व में, तो तीसरे नंबर पे है। और हमारी क्षमता क्या है सौर ऊर्जा में, तो 5वीं है विश्व में। ये एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है ये डाटा दिया गया है। कॉप 26 में भारत ने वर्ष 2030 तक लगभग 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा प्राप्त करने का संकल्प लिया, जो पंचामृत पहल का हिस्सा है, जो विश्व की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार योजना है। सब बस एक चीज याद रखना, कॉप 26 है ना, कॉप 26 में भारत ने ये लक्ष्य रखा है कि हम 2030 तक कितने गीगावाट जो है गैर जीवाश्म ईंधन का यूज करेंगे, तो 500 गीगावाट। कितना गीगावाट, ऐसे ही करके यहाँ पे एक छोटा सा नोट्स बना के 2030 तक कितना गीगावाट, तो 500 गीगावाट क्या करेंगे हम, तो जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा प्राप्त करेंगे। विगत 9 वर्षों में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में 30 गुना वृद्धि हुई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। हाँ, फिर आप राज्यों का क्रम देख लीजिएगा कि अगर हम सौर ऊर्जा क्षमता में देखें तो पहले नंबर पे राजस्थान है, दूसरे नंबर पे गुजरात, तीसरे नंबर पे कर्नाटका। तो देखिए पहले नंबर पे सौर ऊर्जा में कौन है, सौर ऊर्जा क्षमता में, तो राजस्थान, फिर गुजरात है, ठीक है, उसके बाद क्या है, तो कर्नाटका है। तो इसको याद रखना है। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसमें प्रसिद्ध गीतकार गुलजार जी को मिला है, ठीक है, जिनका मूल नाम क्या है, संपूर्ण सिंह कालरा। फिर से देखिए, प्रसिद्ध गीतकार जो है गुलजार, जिनका मूल नाम क्या है, संपूर्ण सिंह कालरा, व संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को सम्मानित किया गया। तो किनको किनको सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किया गया है गुलजार जी को और रामभद्राचार्य जी को सम्मानित किया गया। गुलजार जी का मूल नाम क्या है, तो संपूर्ण सिंह कालरा जो है गुलजार जी का मूल नाम है। गुलजार जी हिंदी सिनेमा के महानतम गीतकार और लेखकों में से एक है, मतलब एक माने जाते हैं। देखिए 2014 में गुलजार जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2010 में इनको ग्रैमी अवार्ड में मिला, जो कि ग्रैमी अवार्ड एक सपना होता है सबका कि उनको ये प्रदान किया जाए। तो ग्रैमी अवार्ड से भी 2010 में गुलजार जी को सम्मानित किया गया था और 2013 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित है। मतलब ऑलमोस्ट इन्हें जो प्रतिष्ठित सम्मान है उससे ये क्या है, तो सम्मानित हो रखे हैं और इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। रामभद्राचार्य चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक है। किसके संस्थापक हैं, तो तुलसी पीठ के, और एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान, शिक्षक और 100 से अधिक पुस्तकों के लेखक हैं। 2015 में भी इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। गुलजार जी को पद्म भूषण से और रामभद्रा जी को पद्म विभूषण से। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत बाघ देवी की प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र के साथ 11 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है। अब हरा एनाकोंडा, ये विश्व का सबसे बड़ा सांप है। जो हरा एनाकोंडा है वो विश्व का सबसे बड़ा सांप है। फरवरी 2024 में प्रोफेसर फ्रिक वोंग वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट द्वारा जो है इसको खोजा गया। कहाँ पे, तो अमेज़न वर्षा वनों में। अमेज़न जो वर्षा वन है ना, वहाँ पे हरा एनाकोंडा को ढूंढा गया। लैटिन नाम क्या है इसका, यूनेक्टस अकाइमा। क्या नाम है, यूनेक्टस अकाइमा जो है वो हरा एनाकोंडा का वैज्ञानिक मतलब लैटिन नाम है। अगर आप अन्य तथ्य के बारे में देखें तो ये जो अमेज़न वर्षा वन है ना, ये कहाँ स्थित है, दक्षिण अमेरिका में। और अमेज़न वर्षा वनों को ना पृथ्वी का
फेफड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। आपको पता है ना लंग्स क्या करता है? क्या बोलते हैं? लंग्स जो है वो आदान प्रदान करता है गैसों का। तो ये क्या है? ये पृथ्वी का फेफड़ा कौन सा वन कहलाता है? तो अमेजन वन जो है वो पृथ्वी का फेफड़ा कहलाता है। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये वन ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गुआना, सूरीनाम क्षेत्र में फैले हुए हैं। ठीक है, एकदम अपने माइंड को पूरा एकदम रिजिट कर लेना कि मुझे ये वाला पॉइंट तो याद करना है। कौन सा पॉइंट? कि अमेजन वर्षा वन जो है वो कहाँ कहाँ फैले हुए हैं? वो फैले हुए हैं ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना, सूरीनाम, इन क्षेत्रों में फैले हुए हैं। जब खुद को बोलिएगा ना कि तुमको कैसे याद नहीं होगा, याद तो तुमको करना ही पड़ेगा। चैलेंज जब खुद को दीजिएगा तो एक्सेप्टेड हो जाता है, खुद में चैलेंज एक्सेप्ट हो जाती है, फिर वो चीज़ हमारे लिए ईजी हो जाता है। आज का अंतिम टॉपिक है कि अंटार्कटिका में तीसरा भारतीय डाकघर जो है वो खोला गया। 5 अप्रैल 2024 को भारतीय डाक विभाग के द्वारा अंटार्कटिका में दक्षिणी ध्रुव के पास इसे खोला गया। नाम क्या है इसका? पिन कोड MH1718। आपसे पूछा जा सकता है कि पिन कोड MH1718 को कहाँ स्थापित किया गया? तो अंटार्कटिका में स्थापित किया गया। और यह स्थापित होने वाला अंटार्कटिका में भारत का तीसरा डाकघर है। यह डाकघर भारत की रिसर्च स्टेशन भारतीय स्टेशन में खोला गया। कहाँ खोला गया? तो भारतीय स्टेशन में खोला गया। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओपन रिसर्च के 24वें स्थापना दिवस के अवसर पर इसको खोला गया। इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ष 1984 में भारत ने अंटार्कटिका में अपना पहला डाकघर दक्षिण गंगोत्री में, जो भारत का पहला अनुसंधान स्टेशन था, उसमें स्थापित किया। अभी आप देख लो ना, हमने देखा था भारतीय स्टेशन में स्थापित किया गया पिन कोड वाला जो है, इस बार जो भारत का तीसरा डाकघर को स्थापित किया गया था। और पहला जो था वहाँ पे डाकघर वो कहाँ पे? तो क्या बोलते, गंगोत्री में स्थापित किया गया था। दुर्भाग्य से वर्ष 1988-89 में दक्षिण गंगोत्री बर्फ में डूब गया और बाद में इसे निष्क्रिय कर दिया गया। ठीक है, चलिए, तो हमारा डे 3 था ना, ये डे 3 का भी कंप्लीट हो गया। 7 तक था, तो आपका डे 1, डे 2, डे 3 और डे 7 आपका रह गया 4, 5 और 6, 3 डेज का। तो वो अब जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ना 26 को, तब आपको वीडियो उपलब्ध करवाई जाएगी। चलिए, बाय सभी को।